अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, दुनिया भर में 4 फरवरी को आलमी यौम सरतान यानी कैंसर डे मनाया जाता है और इस दिन का मकसद कैंसर से मुतल्लिक आगाही, रोकथाम और इलाज के लिए दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। इस दिन को मनाने का आगाज़ यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल की कोशिशों से हुआ और साल 2017 की जब हम बात करते हैं तो साल 2017 के कैंसर डे की थीम है वी कैन आई कैन, यानी हर शख्स इनफरादी और इज्तमाई तौर पर कैंसर से कैसे निबर्द आजमा हो सकता है ताकि आलमी सतह पर कैंसर जैसे मूजी मर्ज पर काबू पाने में मदद मिल सके। दुनिया के दीगर तरक्की पजीर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी कैंसर से मुतल्लिक लाइल्मी और नामुकम्मल मालूमात, सुनी सुनाई बातें, खदशात और तोहमात और तब्यूज़ पाए जाते हैं। इस तल्ख हकीकत के बावजूद कि दुनिया भर में हर बरस 80 लाख से ज़ायद और पाकिस्तान में 90,000 से लेकर 1 लाख से ज़ायद जो मरीज़ हैं वो कैंसर की वजह से जाँ बहक हो जाते हैं, उनकी कीमती जो जानें हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। कैंसर को किसी तौर पर भी मौत के मुतरादिफ नहीं कहा जा सकता। देयर इज़ अ लाइफ आफ्टर कैंसर। दुनिया भर की कैंसर सोसाइटियों का हदफ है कि साल 2020 तक कैंसर से मुतल्लिक इंसानी जानों के ज़िया को कम से कम किया जा सके। और इसी पर हम बात करेंगे कि सरतान है क्या, कैसे फैलता है, पाकिस्तान की खवातीन को कौन से कैंसर से खतरात लाहक हैं, इसके तदारुक और आगाही के लिए कैंसर सोसाइटीज़ क्या इकदामात करें, क्या रोल प्ले कर रही हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में मदु किया है जिन मेहमान गिरामी को उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सुगरा परवीन साहिबा, HOD हैं सर्जिकल वार्ड JPMC कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, जबकि उनके साथ बैठे हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, डायरेक्टर एटॉमिक एनर्जी कमीशन मेडिकल सेंटर कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजी, और मेरे दाएं जानिब बैठे हैं डॉक्टर सैयद दीवान साहब, कंट्री हेड हैं सनमार्क बायोटेक के, जबकि उनके साथ बैठी हैं डॉक्टर राहिला महमूद, कंसल्टेंट न्यूक्लियर ऑन्कोलॉजी। आप तमाम का बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और हमारा जो मकसद है इस प्रोग्राम का वो यही है कि आवाम में आगाही दी जाए, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बताया जाए कि जो कैंसर है वो किन वजूहात की बाइस होता है, क्या प्रिकॉशनरी स्टेप्स हमें लेने चाहिए, क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी प्रोफेसर सुगरा साहब आपसे, सरतान बेसिकली है क्या और आम फहम इसकी तारीफ़ क्या है, क्योंकि आज से अगर हम कुछ अर्सा पहले की बात करते हैं, 10-20 साल पहले की, 40 साल पहले की, तो कैंसर का लफ्ज़ इतना सबको पता नहीं था, इतना आम फहम नहीं था। बहुत शुक्रिया। पहले तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम आपके व्यूअर्स को, और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर आज कैंसर डे पे इस पे बात करने के लिए। जी, 4 फरवरी की बड़ी अहमियत है हमारी ज़िंदगी में और हमारा कीमती वक्त मरीज़ों की वजह से है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पर आपके कुछ ना कुछ अपनी नॉलेज से आगे बढ़ाऊँ। अब आपका जहाँ तक सवाल है कि सरतान क्या है और किस तरह फैलता है, तो देखिए सरतान को हम कहते हैं आम फहम में बिगड़ा हुआ बच्चा है जो किसी की भी नहीं सुनता, न माँ की, न बाप की, न बड़े की, न छोटे की। अच्छा। हमारा जिस्म जो है उसमें छोटे छोटे खुलियात होते हैं जिसको हम सेल्स कहते हैं। वो सेल एक तरीके से जिस्म में बढ़ते हैं, कम होते हैं, लेकिन सरतान जब बनता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल सेल की ग्रोथ हो जाते हैं एक जगह पर, बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है, उसकी साइज बढ़ना शुरू हो जाती है, उसकी शक्ल शबी में चेंज आना शुरू हो जाता है। अच्छा। और वो एक गिल्टी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। फिर जब वो गिल्टी बन जाती है तो वो गिल्टी अपनी जगह पे को छोड़ के खून की मदद से, सफ़ेद खून की मदद से जिस्म के दूसरे हिस्सों में पहुंचना शुरू कर देता है। और जब कोई भी चीज़ बढ़ती है तो उसको खाना भी चाहिए, पीना भी चाहिए, तो वो जिस्म का खाना पीना वो सब वो सरतान ले लेता है और मरीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म की सिम्टम्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं, जिसको हम कैंसर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर मोहम्मद अली साहब के जैसे उन्होंने कहा कि ये तो एक बिगड़ा हुआ बच्चा है, क्या अलामात क्या हैं कैंसर की? कैंसर की अलामत जो, पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमें मौका दिया कि आप लोगों से बात कर सकें, पब्लिक से बात कर सकें। और जैसा आपका सवाल है कि ये बिगड़ा हुआ बच्चा, तो ये जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये बिगड़ा हुआ बच्चा है, तो ये एक्चुअली बेलगाम में हम लोग इसको कहते हैं बेलगाम हो जाना, कि अल्लाह ताला ने एक रब्त रखा है ज़माने में। शेर भी इसके ऊपर बहुत कॉमन सा है कि हम मतलब जिस तरह से जो राब्ते हैं, जिस तरह
पूरी यूनिवर्स चल रही है, तो वो एक सिस्टम के तहत चल रही है। अल्लाह ताला ने निज़ाम बनाया हुआ है, लिंक है एक दूसरे से सब। तो उस लिंक में, उस निज़ाम में अगर बेरब्तगी आ जाती है, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से ही होती है कि हमारे जिस्म में कैंसर है या क्या है, तो वो जो सेल जो मैडम ने बताए हैं वो सेल बेरब्त हो जाते हैं। नॉर्मली हमारी जो बॉडी है वो एक सिस्टम के तहत चल रही होती है, जिस वक्त बेलगाम हो जाती है ये खुलिए, तो वो फिर कोई ऑर्डर नहीं मानती हमारी बॉडी का, और वो उसकी बहुत सी वजूहत हैं। सिर्फ इससे ये कहना कि एक की वजह कोई खास वजह है ये नहीं है, इसकी बहुत सी वजूहत होती हैं। वो मैं अभी अगर आप क्वेश्चन करेंगे मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इस वक्त जो बात है कि ये सिम्टम्स क्या हैं, तो इसके सिम्टम्स आम बीमारियों जैसे ही होते हैं, जैसे नज़ला, जुकाम, खांसी, पेट में दर्द, सर में दर्द, इस तरह के ही सिम्टम्स होते हैं। लेकिन जो हमारे फैमिली फिजिशियन है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जब ये सिम्टम्स अगर रिजॉल्व ना हो जाएं, आपकी जो ट्रीटमेंट्स है 10 से 15 दिन तक वेट करें अगर वो सिंपल। लेकिन हमारे फैमिली फिजिशियन से रिक्वेस्ट है कि वो कोशिश करें कि चीज़ को डायग्नोस करेंगे, जो भी सिम्टम्स को डायग्नोस करके फिर ट्रीटमेंट करें, क्योंकि जब तक डायग्नोसिस नहीं होता आप ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। तो कैंसर के सिम्टम भी एग्जैक्टली वही होते हैं, लेकिन आपको इन्वेस्टिगेट करना है, एक टाइम के बाद जरूर इन्वेस्टिगेट। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर मोहम्मद अली साहब ने। डॉक्टर राहिला, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपके पास तो पेशेंट्स आते होंगे जिस वक्त, तो आप समझती हैं कि जो लोग होते हैं उनमें इतनी अवेयरनेस है कि वो सिम्टम बता सकें आपको कि जी ये सिम्टम हो रही है, और उन्हें ये होता है कि कोई ऐसी बड़ी बीमारी तो नहीं है? कुछ ऐसे लोग होते हैं या सब बस ऐसे ही आ जाते हैं कि बस नज़ला जुकाम हो गया और ऐसा हो गया? नहीं, सबसे बड़ा जो मसला है हमारी कंट्री में वो आगाही का ही मसला है। लोगों को इसकी कैंसर की जो अलामात हैं उनकी आगाही ही नहीं होती, क्योंकि कैंसर अमूमन जो कैंसर की गिल्टियाँ होती हैं वो दर्द के बगैर होती हैं। तो मरीज़ हमारे पास बहुत एंड स्टेज में आता है, और अगर उससे कहें कि भाई आपने पहले क्यों नहीं दिखाया, तो यही कहते हैं कि हमें तो कोई तकलीफ ही नहीं थी, दर्द ही नहीं था। इस वजह से हमारे पास जो है वो अलामात की नाआगाही की वजह से मरीज़ अक्सर लेट स्टेज में आते हैं, या वो बॉदर ही नहीं करता कि उसके जिस्म में कोई गिल्टी महसूस हो रही है, या अगर दर्द नहीं है, तकलीफ नहीं है, तो इसका मतलब है कि नहीं हो रही। या फिर जो है अगर आंतों का मसला है तो कब्ज की शिकायत होती है जिसको लोग रूटीन में लेते हैं, या फिर माहवारी के अलावा खून का आना, तो वो भी एक रूटीन की चीज़ समझी जाती है कि ठीक है एक मसला है, लेकिन उसको वो इतना सीरियस नहीं लेते ना आगाही की वजह से। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर रिवान साहब कि ये जो हमारे मुल्क की जो आवाम है ये बड़ी तादाद में इस बात से तो लाइल्म है कि जो पाकिस्तान एटॉमिक कमीशन और कैंसर के माबैन एक इदारा जाती ताल्लुक़ कायम है, और जौहरी या एटमी तवानाई जो है वो कैंसर के इलाज के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये ज़रूर हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये कैसे ये दरमियान का एक रास्ता निकलता है जौहरी और एटमी तवानाई के? बेसिकली जौहरी या एटमी बारे में जो बता सकेंगे वो डायरेक्टर एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, डॉक्टर मोहम्मद अली मेमन। ठीक है, ही विल टेल यू मोर बेटर। लेकिन मैं आपको जो बता दूं थोड़ा सा ये कि वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन पाकिस्तान में जो एटॉमिक एनर्जी है उसको फॉर पीस इस्तेमाल किया जाता है। फॉर पीस का मतलब ये होता है कि लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो उसके लिए एटॉमिक एनर्जी कमीशन है पाकिस्तान में, सर करेक्ट इफ यू आई एम रॉन्ग, 18 सेंटर बनाए हुए हैं, वो सेंटर जो है लोगों को इलाज दे रहे हैं, और तकरीबन पाकिस्तान के कैंसर के मरीजों में से 70 to 80% मरीज जो हैं वो यहाँ पर इलाज होते हैं। 70 to 80% एटॉमिक एनर्जी वाले कहते हैं, दूसरों का अपना डाटा होगा, लेकिन इतने लोगों का इलाज होता है। ठीक है। अच्छा, कैंसर की आम तौर पर कितनी अकसाम होती हैं प्रोफेसर सुब्रा साहिबा? देखिए, कैंसर की किस्में बहुत हैं, जहाँ से वो निकल रहा है। मुंह का कैंसर भी है, छाती का कैंसर भी है, आंत का कैंसर भी है, गले में थायराइड है उसका कैंसर भी है, इवन आपकी जो मसल्स हैं, जो हड्डियां हैं, हर जगह का कैंसर हो सकता है। अच्छा, हर जगह का कैंसर हो सकता है। आपने जो पहले सवाल किया कि जी अलामात, अब उसमें कैंसर के साथ ये एक मसला ज़रूर है कि शुरू की स्टेज में उसकी अलामात ज़रा कम होती हैं। कम से मेरी मुराद के ऐसी अलामात होती हैं जो मरीज इग्नोर कर देता है, और स्पेशली हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पर इलाज की सहूलत कम है या लोगों को अपने टेबूज है, तो वो अपनी छोटी छोटी तकलीफ को पीछे करते रहते हैं कि जी अब मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही, अभी मैं डॉक्टर के पास नहीं जा रहा हूँ, इस महीने मेरी बजट नहीं मुझे इजाज़त दे रही है। तो
जब ज्यादा इसकी अलामत शुरू हो जाती हैं तो वो फिर आखिरी स्टेज कहलाई जाती है। बुनियादी तौर पे जो हमारे यहाँ जर्नल चेकअप का जो कॉन्सेप्ट है वो है ही नहीं कि वो जो जर्नल चेकअप एक होना चाहिए साल में या 2 साल में, ताकि आपकी पूरी बॉडी स्कैन हो सके और पता चल सके कि कहीं कोई डिसऑर्डर तो नहीं हो रहा। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा अपने मेहमानों के साथ और अवेयरनेस देते रहेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद नाज़रीन, और हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ डॉक्टर्स, प्रोफेसर, सर्जन्स का एक पैनल बैठा हुआ है और वो हम बात कर रहे हैं कि कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, उसकी अलामात क्या हैं और क्या हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि हमारे यहाँ जो एक अवेयरनेस है वो नहीं है, ये जो जौहरी या एटमी तवानाई है कैंसर के इलाज में कैसे इससे मदद हासिल करते हैं आप, क्या तरीक़ाकार क्या होता है? जैसे ये रेडिएशन के हवाले से डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि हमारे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 18 सेंटर इस वक्त काम कर रहे हैं और विदाउट एनी डाउट 80% जो कैंसर की पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो हमारे इन 18 सेंटर से मुस्तफीज़ हो रही है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का मैंडेट है कि इसका एटम फॉर पीस के हवाले से, जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि एटम फॉर पीस है, तो इसमें हम एग्रीकल्चर में भी काम कर रहे हैं, पावर जनरेशन में भी काम कर रहे हैं और हेल्थ में भी काम कर रहे हैं। तो हेल्थ चूँकि हमारा सेगमेंट है इसलिए हम हेल्थ पे बात कर रहे हैं। हेल्थ में जैसे ये रेडिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे ये हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह ट्रीटमेंट में किस तरह इसको हम मैनेज कर सकते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जो भी सेंटर्स हैं वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द एज, रिलीजन, रेस या जो भी स्टेज ऑफ द डिजीज है, कुछ लोग हैं जो स्टेज ऑफ द डिजीज पे पहले या दूसरे स्टेज के अलावा नहीं लेते कैंसर्स के पेशेंट्स को, तो हमारे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सारे सेंटर्स इस हवाले से हर किस्म के कैंसर के पेशेंट्स को लेके चलते हैं, उनका इलाज के लिए करते हैं और 70% to 80% जो हमारे पेशेंट पॉपुलेशन है उसको हम फ्री इलाज प्रोवाइड करते हैं। ठीक। और जो भी हमारे चार्जेस अगर होते हैं जो भी है तो वो भी नॉमिनल है और वेरी लिमिटेड है और वो भी इतने नहीं है कि एक आम आदमी बर्दाश्त ना कर सके। तो उस हवाले से ये तो थी एक बैकग्राउंड की बात। और जहाँ ताबकारी हमारी जो है या रेडिएशन के हवाले से बात है तो ये इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है ट्रीटमेंट का। जैसे सर्जरी होती है, फिर रेडिएशन होती है, इसके बाद कीमोथेरेपी का भी रोल है, तो इसकी कॉम्बिनेशन बनती है। इनकी कॉम्बिनेशन इस तरह होती है कि किसी मरीज में या किसी मर्ज में किसी स्टेज पे उस पर्टिकुलर कैंसर का इलाज कैसे होना चाहिए, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल जो क्राइटेरियाज हैं, रिकमेंडेशन, उसके हिसाब से देखना होता है, या तो पहले सर्जरी करनी है या रेडिएशन करना है या पहले कीमो करनी है, तो वो कॉम्बिनेशन होती है। दैट इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट फॉर द सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। ठीक, या फिर हम यूँ कह सकते हैं डॉक्टर राहिला कि ये स्टेजेस हैं आपकी कि आपको किस स्टेज पे क्या स्टेप लेना है, सर्जरी करनी है या कीमो करवानी है या रेडिएशन से आपने इलाज करवाना है? जी हाँ, ये ट्रीटमेंट जो है वो स्टेज पर डिपेंड करती है और ट्यूमर की टाइप पर डिपेंड करती है। जैसे कि अगर मुंह का कैंसर है वो अर्ली स्टेज में आ जाता है तो हम उसको से पहले सर्जरी करते हैं और बाज़ दफ़ा जो है उसको शुआओं की ज़रूरत भी नहीं होती या कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर वो एडवांस स्टेज में आता है तो पहले सर्जरी होती है, फिर उसकी रेडिएशन भी होती है, कीमोथेरेपी भी होती है। इसी तरह ब्रेस्ट कैंसर में भी है कि अगर इनिशियल स्टेज में है तो सर्जरी ही काफ़ी होती है। अगर बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो जाए तो पेशेंट जो है वो कीमोथेरेपी से भी बच जाता है। और इसी तरह अगर जैसे स्टेज अप होती है तो फिर उसके साथ फिर कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी भी ऐड की जाती है। तकलीफ का सिलसिला भी जी बिल्कुल करूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर में आम औरत को ये डर होता है कि जी ये कैंसर का अगर पता चल गया तो इसका हल जो है वो ब्रेस्ट का निकाल देना है, और वो उस खौफ और उस डर की वजह से डॉक्टर तक पहुंच नहीं पाती, या फिर वो थोड़ा हेजिटेट होती है, शायद कुछ कभी-कभी शाय भी फील करता है। मेरे ख्याल में इसकी अगर हम बात करें तो 3-4 वजूहात है। एक तो सबसे पहला औरत का शर्म व हया, तो वो अपने इस बीमारी को बताना नहीं चाहेगी। फिर उसको खौफ होता है अपने मुआशरे से कि जी मैंने ये बता दिया कि मेरी अज़दवाजी ज़िंदगी पे इसका असर ना हो जाए, कहीं मेरा शौहर मुझे तलाक ना दे दे, कहीं मेरे ससुराल वाले मेरे अच्छा, ये छूत की बीमारी तो नहीं है ना? लेकिन आम तौर पे यही देखा गया है कि कैंसर पेशेंट को बहुत ज्यादा घर में या फैमिली में आइसोलेट कर देते, अलग कर देते। फिर तीसरा उसको ये डर होता है कि मेरा निस्वानी हुस्न जो है उस पर असर पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि अब वेस्ट में ब्रेस्ट कैंसर वो वाहिद कैंसर है जिसपे 100% ख़त्म हो सकता है जिस्म से। हम कहते हैं इसको 100% क्योरेबल, बशर्ते कि वो पहली और दूसरी स्टेज में डायग्नोस हो। हमारे पास
अलमिया ये है कि मरीज जब हमारे पास आता है वो पहली और दूसरी स्टेज में आने की कोशिश ही नहीं करता, ना मालूमात होने की वजह से, एजुकेशन की वजह से या इन मसलों की वजह से। और अगर वो स्टेज पहली या दूसरी पे आए तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उसको हो सकता है कीमोथेरेपी की ज़रूरत ही ना पड़े, और ऑपरेशन भी हम वो करें जिसमें हम ब्रेस्ट को कंजर्व करें, उसकी शेप को कंजर्व करें, सिर्फ हम गिल्टी का इसमें एज फैक्टर भी मैटर करता है। देखिए ब्रेस्ट जितने भी कैंसर्स हैं आमतौर पे 40 से 50 साल की ज़्यादा बड़ी उम्र में जो है वो पाए जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अब ये स्टेटिस्टिक्स चेंज हो रही है। अब जो है वो 20-25 साल की उम्र में भी कैंसर्स पाए जाना शुरू हुए हैं। अब उनकी वजूहात क्या है उस पे जो है वो पूरी रिसर्च चल रही है कि क्यों अब ये ज्यादा कॉमन हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। एक बात मैं ऐड करूंगा मैडम की बात पे कि हमारे मुल्कों में पाकिस्तान में जैसे कहा जाता है डाटा के मुताबिक दुनिया में पाकिस्तान उन मुल्क हैं जिनमें ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज्यादा है, और एशिया में तो आई थिंक मुझे सर बताएंगे कि नंबर 1 है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि वेस्ट में जो होता है वो ये होता है कि जब बच्चियां इंटर करती हैं और प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाते हैं या उससे आगे पढ़ने लगते हैं तो उनकी स्कैनिंग होती है, उनके रिपोर्ट जमा कराना होता है अपने टेस्ट का, अपने पूरी बॉडी को, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का भी टेस्ट होता है। ठीक, वो स्कैन हो जाता है तो पूरा। वो स्कैन हो जाता है, सारे लोग उस स्टेज पे डायग्नोज हो जाते हैं और उनकी ट्रीटमेंट हो जाती है। अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो ट्रीटमेंट हो जाती है फौरन। ठीक है, ठीक है। एक चीज ऐड करूंगी कि जो मैमोग्राफी से या टेस्ट से जो ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है वो क्लिनिकल यानी कि मुआयने से 2 साल पहले डायग्नोज हो जाता है, यानी इतना अर्ली वो हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं, तो फिर उसकी ट्रीटमेंट भी बहुत लिमिटेड होती है और बहुत कम तकलीफदा होती है। ठीक है, हमारे यहाँ ये ऑप्शन है नहीं, मतलब हमारे यहाँ ये नहीं होता। हम जब प्रोफेशनल कॉलेज में जा रहे होते हैं या कहीं आगे जाते हैं तो बहुत मामूली सा अगर टेस्ट होता भी है तो वो जस्ट यूरिन डीआर और ब्लड शुगर टेस्ट होता है। ठीक है। अगर ये इस तरह हो जाए, स्कैनिंग हो जाया करे या अदारों में नौकरी से पहले ये चीजें हो जाया करें कि टेस्ट करें, तो बहुत सारी चीजों से ये एक तरह का गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अगर एक मेडिकल जो होता है गवर्नमेंट जो मुलाजमतें दी जाती हैं उन पर भी एक मेडिकल तमाम मुलाजमतें अगर प्राइवेट अदालत में मुलाजमत दे रहे हैं तो वो भी एक पहले स्कैनिंग कर लें। इसमें मैं ऐड करूँ, ये तमाम मुलाजमीन का ये मस्ट होता है। हमारे जहाँ इंडक्शंस होती है ना, वो लाजमी है कि मेडिकल चेकअप कराता है। मेडिकल फिटनेस के बाद हर इदारे में, अच्छा, हर इदारे गवर्नमेंट में जब भी एंट्री होती है, इंडक्शन होती है, तो ये मेडिकल चेकअप के अलावा वो एंटर नहीं हो सकता। लेकिन बात वही मैं बताने जा रहा हूँ कि ये वाला मामला है बिल्कुल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें ये स्क्रीनिंग वाला जो सेगमेंट है ना वो इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा मेमोग्राफी का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के 18 सेंटर में स्क्रीनिंग प्रिवेंशन, देखिए मैं आपको अर्ज करूँ कि ये हमारा जो है मैंडेट है वो ये है कि प्रिवेंशन से लेकर स्क्रीनिंग तक, स्क्रीनिंग से फिर मैनेजमेंट तक, उसके बाद रिहेबिलिटेशन का भी एक सेगमेंट है जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और ये इंडक्शन में कुछ लिमिटेशंस हैं, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको हम ऐड कर दें अगर स्क्रीनिंग फॉर कैंसर्स, तो समझ लें कि बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है सेहत के मामले में। लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स हार्डली हमारी पॉपुलेशन का 10% भी नहीं है, तो आप 10% 90% को नहीं भूल सकते। नहीं, 90% हमारी पॉपुलेशन को आप नहीं भूल सकते, और 90% पॉपुलेशन हमारी वो है जो गवर्नमेंट में नहीं जाती, तो हमें उनको भी देखना है 90% को। तो ये 10% के हम बजाय हम अगर इसको स्प्रेड करें कि हाँ ये स्क्रीनिंग होनी चाहिए, प्रिवेंशन होनी चाहिए। और एक चीज़ और ऐड कर दूं, मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ कि इस वक्त हम वर्ल्ड कैंसर डे के हवाले से हमारा नेक्स्ट वीक में भी प्रोग्राम है कि क्लीन इन्वायरमेंट, हेल्दी फूड एंड रोल ऑफ एक्सरसाइज इन कैंसर प्रिवेंशन हमारा प्रोग्राम है नेक्स्ट वीक में। और सिर्फ टारगेट हमारा है कैंसर प्रिवेंशन। तो अगर हम हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, सफाई का ख्याल करें, एक्सरसाइज और हेल्दी फूड, तो ठीक है। बात थोड़ी सी तल्ख है, लेकिन हर इदारे में इतना ज्यादा करप्शन पेनिट्रेट कर चुका है कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो 200-250 में आराम से बन जाता है। मतलब मैं इसमें जनरल बात कर रही हूँ। दीवान साहब एक चीज बताइएगा, जो कैंसर का इलाज है आमतौर पर ये समझा जाता है कि बहुत ज्यादा महंगा है। किसी को अगर कैंसर हो गया तो वो तो सोच लेता है कि अब तो मैंने मरना ही मरना है, अब अगर मैं घर बेच के भी इलाज कराऊंगा तो मुझे मर जाना है। तो इस क्या लागत क्या आती है? इसमें कुछ मिथ लोगों की बनाई हुई, डेवलप की हुई कि कैंसर का इलाज महंगा है। जैसे अभी तमाम डॉक्टर साहब ने बात की कि कैंसर लाइलाज है, कैंसर लाइलाज नहीं है। कैंसर का बहुत सा इलाज है, डायग्नोसिस पहले हो जाए, अगर हम सही डॉक्टर के पास पहुंच जाएं तो उसका इलाज है। दूसरा मैं बताऊं, पाकिस्तान में कैंसर वो वाहिद बीमारी है जिसका इलाज इतना ज्यादा फ्री हो रहा है। आप 70% तो डॉक्टर अली 80% क्लेम कर रहे हैं कि
80% पेशेंट्स को फ्री देखते हैं। ठीक। अब पाकिस्तान के 80% मरीज को तकरीबन बहुत नॉमिनल चार्जेस में या फ्री देखा जाए, और उसके अलावा दूसरे अदारे मौजूद हैं बड़े बड़े, जो लाइक मैं नाम लेना चाह रहा, लेकिन बहुत सारे अदारे हैं जो कि फ्री कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में तो कैंसर के मरीज, ये लोगों का सोचना है, ये आपने इंट्रो में जो 95 लाख कहा, उनमें से 20 लाख तो इसलिए मर जाते हैं कि जो अपना इलाज नहीं कराते। सही। वो ये समझ लेते हैं कि कैंसर का इलाज महंगा। कैंसर का इलाज पाकिस्तान में 70% पेशेंट का फ्री होता है। ठीक है, उनको जगह पता होना चाहिए, अदारे पता होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल आप की जो गुफ्तगू है, इतनी अहम गुफ्तगू, उसका सिलसिला हम जारी रखेंगे। मजीद भी सवालात करेंगे, मजीद भी हकाइक से आगाही हासिल करेंगे। हमारे यहाँ तालीम के फुकदान की वजह से भी अवेयरनेस ना होने के बराबर है, जिसके बायस हम मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाते हैं। बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद नाज़रीन, और हम अपनी इंतहाई अहम गुफ्तगू का सिलसिला जो है उसे जारी करते हैं। डॉक्टर्स का पैनल मेरे साथ मौजूद है। मोहम्मद अली साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो ये कीमोथेरेपी होती है, रेडिएशन होती है, मेमोथेरेपी होती है, तो इन सब से जो मिसपरसेप्शन है कि ये है कि शायद इससे कोई नुकसान होता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमें था नहीं कैंसर, लेकिन जब हमने ये टेस्ट करवाए, जब ये ट्रीटमेंट ली, तो हमें कैंसर हो गया या इससे तकलीफ बढ़ गई। तो ऐसा ही कुछ है? एग्जैक्टली इस तरह से नहीं होता। एक्चुअली ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स होते हैं जिससे लोग घबराते हैं। ठीक। आपको मैं अर्ज करूं कि जो कॉम्बिनेशन हमने शुरू में डिस्कस किया था कि कॉम्बिनेशन सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी है, सारी जो कॉम्बिनेशंस होती हैं, उसमें होता ये है कि अगर हमारे पेशेंट को फ़ायदा हो रहा है तो वो तो क्राई नहीं करता, पब्लिक में जाके आम आदमियों के पास नहीं करता। लेकिन जिसको साइड इफेक्ट होते हैं या उन दवाओं का असर नहीं होता, जाहिर है 5 to 10% रिस्क होता है कि फायदा ना भी हो, लेकिन 80-90%, 95% फायदा होता है। अलग है, हर कोई अपना अलग रिस्पॉन्स कर रहा है ना। तो जैसे पैरासीटामोल मैंने खाई, आपने खाई, किसी को फायदा हुआ, किसी को नहीं हुआ, तो वो 10% होता है डेविएशन है कि इसमें फायदा नहीं होता। तो जो कॉम्प्लिकेशन में या साइड इफेक्ट में चले जाते हैं या जिनकी डिजीज प्रोग्रेस करती है, वो जाके क्राई करते हैं कि यार मैंने ये शुआएं लगवाई थी, इस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, मैंने कीमोथेरेपी कराई, इससे ही हो गया, बाल उतर गए। तो वो जो क्राई है ना, वो लोगों को नजर आ रही होती है। जो ठीक होते हैं उनको पता नहीं चलता, फायदा होता है वो नजर नहीं आता। फिर आप ये भी बताएं कि जैसे बाल गिरने की बात हुई कि कीमोथेरेपी का जो साइड इफेक्ट है कि जी जिस्म में सफेद खुलिये कम हो जाते हैं या बाल, तो ये वक्ती है। यानी आपने 4 महीने 6 महीने जो इलाज किया, उसमें बाल गिरे, जो भी तकलीफें हुई, ये फिर सब रिवर्स हो जाती है। आपके बिल्कुल उसी तरह के नॉर्मल बाल आने शुरू हो जाते हैं। और इवन अब हम लोगों को ये भी कहते हैं कि वो पहले से अपने बाल रिमूव करा के उसकी विग बना ले। वो वक्ती तौर पे वो विग इस्तेमाल करें, और जब अपने वापस नॉर्मल बाल आ जाए, तो ये मेरा और आपका काम है लोगों तक ये बात पहुंचाना कि जो भी तकलीफ हो रही है वो वक्ती तकलीफ हो रही है। ठीक है, तो मैं एक सवाल कर लूं? जी बिल्कुल डॉक्टर, मैं दोनों डॉक्टर से पूछना चाहूंगा कि सर 2 चीजें हमारी यहाँ बड़ी कॉमन है। 2 सवाल है मेरा। एक सवाल तो ये है कि ओरल कैंसर सिंध में खास तौर पर कराची में ओरल कैंसर बहुत बढ़ रहे हैं। इसकी वजह क्या है? ये पान वगैरह, गुटखा वगैरह यहाँ इस्तेमाल होता है, निस्वार। तो एक ये, दूसरा ये कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने बिल्कुल हेल्दी लाइफ गुजारी, पूरे लाइफ स्टाइल हमारा हेल्दी रहा, लेकिन फिर भी कैंसर हो गया। अब एक सिगरेट पीने वाले को कैंसर हो रहा है, एक नई सिगरेट पीने वाले को कैंसर हो रहा है, तो उसे क्यों हो रहा है? इसका जरा जवाब मुझे दे दीजिएगा। तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा सवाल है कि एक बिल्कुल नॉर्मल हेल्दी जिंदगी गुजारा है, उसको भी कैंसर हो रहा है, और सिगरेट पीने वाले को भी कैंसर। तो बदकिस्मती यही है कि अभी तक हमें 100% वजूहात नहीं पता चली है कि कैंसर किस वजह से होता है। यानी कुछ परसेंट अभी तक ऐसे हैं जिसको हम इडियोपैथिक के अम्ब्रेला में रखते हैं कि जी वजह नहीं पता, लेकिन हम फिर इसमें बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या है या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या है। तो उसमें जब हमने 100 मरीजों का डेटा देखा, तो उन 100 मरीजों में से 95 मरीज ऐसे मिले जिनमें कि ये वजूहात पाई जाती है कि जी सिगरेट वो पी रहा है, मोटापा उसके ऊपर आ गया है, खाने में जो है उसमें से होता है कि बारबेक्यू फूड के साथ आंत का कैंसर होता है ये ज्यादा। तो जब हम ये सब चीजें डिस्कस करते हैं, ओरल कैंसर की बात आई, तो पान, गुटखा जो है, छालिया जो है, ये खाने वाले तो ये तो कहते हैं कि जी कैंसर की पुड़िया आप अपनी मुंह में लेके घूम रहे हैं। डॉक्टर राहिला तो इत्तेफाक करेंगे, इनके पास जब पेशेंट आते होंगे तो यकीन वो तो नजर आ जाता होगा कि वो
बिल्कुल, ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये यंगस्टर्स का प्रॉब्लम है। इसकी वजह से जो है हमारी यंग पॉपुलेशन वो ओरल कैविटी या मुंह के कैंसर की जैसे मोजी मर्स का शिकार हो रही है। सिर्फ मुंह का कैंसर नहीं बल्कि और बहुत सारी पेचीदगियां हो जाती हैं। स्मोकिंग है ये तो पूरे जिस्म के कैंसर का बाइस है। लाइक ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी रिस्क फैक्टर है, ये ब्लैडर कैंसर यानी जो मसाने का कैंसर उसके लिए भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, ये आंतों के कैंसर के लिए भी रिस्क फैक्टर है, लंग कैंसर जैसे बताया डॉक्टर सुहरा ने। तो स्मोकिंग तो हमारी पूरी बॉडी के हर सेल को डैमेज करती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें जो है वो टीनेजर्स या स्कूल और कॉलेजेस के लेवल पर जो है वो अवेयरनेस करनी चाहिए, उन बच्चों को बताना चाहिए कि वो इन चीज़ों से दूर रहें। और कोई ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए हर स्कूल को और हर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कम्युनिटी लेवल पर टीनेजर्स पे, क्योंकि अगर ये एक दफ़ा हो जाए तो फिर इसको ठीक करना और इसको प्रिवेंट करना ज़रा मुश्किल है, बजाय इसके कि हम इसको स्टार्ट से ही रोक दें। रूट लेवल से रोकने की जरूरत है कि वो शुरू होने से पहले ही उसका तदारुक कर दिया जाए। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। क्या ये पॉसिबल है कि मैं डॉक्टर अली से किसी से पूछना चाहूँगा कि क्या ये पॉसिबल है, जिस तरह हम कहते हैं पोलियो फ्री वर्ल्ड, पोलियो के खतरे पिलाएंगे दुनिया पोलियो फ्री हो जाएगा, हेपेटाइटिस फ्री वर्ल्ड, क्या कैंसर फ्री वर्ल्ड हो सकता है कभी? इसके लिए तो सबको काम करना पड़ेगा ना। नहीं, एक्चुअली मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। 40% कैंसर्स होते हैं जो प्रिवेंट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कैंसर कंट्रोल वर्ल्ड हो सकता है, कैंसर फ्री नहीं हो सकता। रीजन बीइंग कि अगर आप देखें डेवलप वर्ल्ड में ये जो प्रिवेंटेबल कैंसर है जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा डायलेमा है, तो वो अगर कंट्रोल हो जाते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में या डेवलप वर्ल्ड में, ये कंट्रोल्ड है वहाँ पे। तो वहाँ पे इनका हाईएस्ट रेट है ये प्रोस्टेट, जो ओल्ड एज कैंसर है। तो ओल्ड एज कैंसर है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्रॉस कर गए होते हैं और वो 10-10 साल उसमें जी जाते हैं सी प्रोस्टेट के साथ। तो आप अंदाजा करें वो कैंसर कंट्रोल सोसाइटी है, हम लोग कैंसर कंट्रोल सोसाइटी नहीं है। तो हमें कैंसर कंट्रोल सोसाइटी चाहिए जिसमें एडवांस में स्टेज में हो जाए। हमारे यहाँ तो अब बच्चों को भी कैंसर होते हैं ना, वो बच्चों के कैंसर एक पूरा अलग पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी पूरा अलग सेगमेंट ही है। तो वो बच्चों वाले कैंसर अलग हैं, एडल्ट कैंसर अलग हैं और ओल्ड एज कैंसर अलग हैं। तो जहाँ आप प्रिवेंटेबल कैंसर कर लेंगे तो आपने 40% कैंसर को बचा लिया। डायग्नोज ही इतना देर से होता है कि तो वो 40% कैंसर नहीं कर सकते। तो सर डॉक्टर साहब का जो सवाल था कि वी कैन अरेंज मैनेज कैंसर कंट्रोल सोसाइटी। ठीक है, इस पे मैं एक बात कहूंगी कि हम कहते हैं कि जी मतलब जो एहतियात का 1 आउंस आपके जो है इलाज के 1 पाउंड के बराबर है। ठीक, बिल्कुल तो ये बात एहतियात इलाज से बेहतर है ना। बिल्कुल सही कहा। अच्छा डॉक्टर दीवान साहब ये बताइएगा कि जो हमारे यहाँ सोसाइटीज है, कैंसर सोसाइटी क्या रोल क्या प्ले कर रही है कैंसर की रोकथाम? बेसिकली कैंसर सोसाइटीज और दूसरी तमाम सोसाइटी, मैंने बताया कि आपके पाकिस्तान में शायद कैंसर वो वाहिद मर्द है जिसका बहुत बेहतर इलाज और बहुत इकोनॉमिकल इलाज मौजूद है, जबकि लोग ये समझते हैं कि बहुत महंगा और यह इलाज नामुमकिन है। उसकी वजह ये सोसाइटीज़ ही हैं, ये एनजीओज हैं, ये अदारे हैं, गवर्नमेंट का अदारा 80% जो डॉक्टर अली कह रहे हैं कि 80% गवर्नमेंट का अदारा है। तो कैंसर में ये तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, ये सोसाइटीज़ का रोल है, ये अवेयर कर रही हैं। कैंसर गवर्नमेंट ने अदारा तो कायम कर दिया, लेकिन जो अवेयरनेस है, जो एक आगाही है आवाम को, वो नहीं दे पा रही है। बहरहाल जी, जिस लेवल पर आगाही देनी चाहिए वो नहीं दे पा रही, लेकिन आगाही का कुछ जिम्मेदारी हम पे भी तो है ना, हम सब पे भी है। आप ये जो कर रहे हैं ये आगाही तो दे रहे हैं ना, और इससे अच्छी आगाही क्या मिलेगी? लेकिन इस तरह के प्रोग्राम कितने चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा ये जो फंडिंग वगैरह होती है ये गवर्नमेंट की तरफ से होती है आप लोगों को? होती है, बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इतनी कीमती मशीनें और इतनी चीजें अगर किसी और प्राइवेट जगह जाएंगे वो वहाँ पर उनको 1 लाख में इलाज होगा तो गवर्नमेंट की में 10,000 में हो जाते हैं। तो वो ये हर जगह पे हम खराब नहीं है, हर जगह पे प्रोसीजर पे आप काम करते हैं? अवेयरनेस पे वो चली जाती है फंडिंग वगैरह, सेमिनार्स वगैरह भी तो जाहिर है आप करवाते होंगे ना? ट्रीटमेंट हो रही है, ट्रीटमेंट पे भी जाता है। अच्छा ठीक है। तो आप ऐसे जो इशू है वो उठाते रहते हैं और आवाम में आगाही मुहिम भी चलाते रहते हैं। उठती है, ये बात होती है और वॉक वगैरह का भी प्रोग्राम आप करते हैं कुछ? बहुत ज्यादा होती रहती है। जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा मैं सुगरा साहिबा आपसे बात करना चाहूँगी। आपने ब्रेक में ये बताया था कि जो कुछ सिम्टम्स ऐसी हैं जो हम समझते हैं कि शायद ये किसी और बीमारी की हैं, हम डॉक्टर के पास किसी और बीमारी के को लेकर जाते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं लिंक करता है कैंसर से जो कि डायग्नोज नहीं होता उस वक्त। इस बारे में ज़रा बताइए। बिल्कुल सही जी। पहले तो ये कि जहन में ये आए कि ये अगर मिसाल के तौर पे हल्का बुखार हो रहा है मरीज को या वजन कम हो रहा है, तो ये टीबी की भी अलामत है कि जी उसको हल्का बुखार रहेगा और वजन कम होगा
और ये कैंसर की भी अलामत है। तो ये डॉक्टर को भी पता होना चाहिए कि वो उसको कैसे डायग्नोज करे, और मरीज को भी पता होना जरूरी है कि ये एक हल्का आम बुखार नहीं हो सकता, इसकी वजह कोई और हो। मरीज से छुपाना भी नहीं चाहिए, मरीज से छुपाना डॉक्टर हर चीज उससे बताए। फिर जब हमारी कहते हैं कि हम जब कैंसर को डायग्नोज करते हैं तो एक गोल्ड स्टैंडर्ड होता है जो कि हम जिसको बायोप्सी कहते हैं, कि हम एक सुई से एक छोटा सा उसका जो है टुकड़ा लेके हम टेस्ट के लिए भेजते हैं। अब हमारे पास मसला ये है कि आम मरीज को, आम आदमी को ये कंसेप्ट है कि कैंसर को अगर सुई लग गई तो वो फैल जाएगा। जैसे हमने बोला कि जी इस मरीज की तशखीस के लिए हम ये आपकी बायोप्सी करेंगे, वो कहते हैं ना जी ना, हमने ये नहीं कराना, अब ये मरीज फैल जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि मैं आप मरीजों को या आम आवाम को ये बताऊं कि देखिए सुई से जब हम इसकी डायग्नोसिस करते हैं, बायोप्सी करते हैं, तो वो उससे कतन मर्ज नहीं फैलता। हाँ, उसकी डायग्नोसिस हो जाती है और फिर वो हमें ट्रीटमेंट में मदद देती है कि हम किस किस्म की इसमें वही बात है कि अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत है। शुक्रिया प्रोफेसर सुगरा परवीन साहब आपका, डॉक्टर मोहम्मद अली साहब आपका, और डॉक्टर सैयद दीवान साहब आपका, और डॉक्टर राहिला महमूद साहब आपका, कि आप लोग सब प्रोग्राम में तशरीफ लाए और इतनी ज़्यादा मालूमात हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई। नाज़रीन, इस खूबसूरत दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें हज़ारों नेमतें अता की हैं और सेहत भी इन नेमतों में से एक ही है। कदर कीजिए अपनी सेहत की, और ज़रा सी लापरवाही जो होती है ये किसी बड़े नुकसान का पेश खैमा भी हो सकती है। इसलिए मोहब्बत कीजिए अपने आप से और शुक्र कीजिए अल्लाह ताला की तमाम नेमतों का। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।